हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू डिफेंस गुरुकुल। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। अब आप सभी का एफकेट का एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है, तो लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है करंट अफेयर्स का, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने अच्छे से ईमानदारी से सीरियसली मेहनत करी है अभी तक, ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो शायद आपको उतना फ़ायदेमंद ये नहीं होगा, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स को झूठे वादे करके कि इसी में से सारा आएगा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि अब कंसोलिडेट करके करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो इतने कम करके लेके आया हूँ कि अब सारी की सारी बातें ये ऐसे बोल देना कि सब कुछ यहाँ से आएगा, ये सही नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर कहना सही होगा कि आपको लास्ट टाइम पे ये छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इतना पोर्शन जो मैं आपको कराऊंगा ये आपको रिवाइज करके जाना चाहिए और इतना आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो उसी माइंडसेट के साथ जाना मैंने ट्राई किया है कि जितने भी करंट अफेयर्स रिसेंट में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो कंसोलिडेट करके मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना और हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलो, तो आपको सारा दिख ही गया हुआ यहाँ पे कि टॉप 100 मोस्ट प्रोबेबल करंट अफेयर्स। इसमें जो मैंने टॉपिक्स लिए हुए हैं आपके, वो सारे 23 कैटेगरीज में से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जहाँ जहाँ से हो सकते हैं वो सारे मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। विल स्टार्टेड फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर डिस्कस करेंगे। अब ये मैं क्यों डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी हाल ही में इसको 1 साल पूरा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर को, राइट। तो ऑपरेशन सिंदूर क्या है? इट वाज अ प्रिसीजन मिलिट्री स्ट्राइक ऑन टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो फॉलोइंग द पहलगाम अटैक बाय द टेररिस्ट, राइट। जब पहलगाम अटैक किया गया था बेस्तून घाटी में, 26 इनोसेंट इंडिविजुअल्स को वहाँ पे मार दिया गया था टेररिस्ट के द्वारा, जिसमें 25 इंडियन सिटीजन्स और एक नेपाली सिटीजन थे। तो उनके बदले के तौर पे ऑपरेशन सिंदूर को इंडियन आर्मी के द्वारा या इंडियन मिलिट्री के द्वारा चलाया गया था, राइट। तो ये आप इसको 1 साल पूरा हुआ। पहलगाम अटैक 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। इसमें 26 इंडिविजुअल्स को मार दिया गया था टेररिस्ट के द्वारा, राइट। लश्कर ए तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और टीआरएफ टेररिस्ट जो ग्रुप है उन्होंने लिया था, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 मई 2025 को हुआ था, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए, कुछ भी आपके एग्जाम में यहाँ से आ सकता है। इसमें 9 टेरर कैंप्स को पाकिस्तान और पीओके में डिस्ट्रॉय किया गया था। उसके अलावा जो नूर खान और रहीमयार खान एयरबेसेज हैं वहाँ पर स्ट्राइक किया गया था पाकिस्तान में। जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, उन्होंने कन्फर्म किया कि इसमें 5 फाइटर जेट्स और 1 लार्ज एयरक्राफ्ट डाउन किया गया, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको ना कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे 5 फाइटर जेट्स हैं, तो इनमें कौन कौन सा एयरक्राफ्ट कौन सा है, कौन सा जेट कौन सा है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और हमने कौन कौन से एयरक्राफ्ट वगैरह इसमें यूज़ किए थे वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये सब आपको याद रखना है। तो देखो, हमने कौन कौन से वेपन्स इसमें यूज़ किए थे। सबसे पहले स्काल्प मिसाइल यूज़ की गई थी, जिसको राफेल से यूज़ किया गया था, यानी कि राफेल के थ्रू स्काल्प मिसाइल्स को यूज़ किया गया था। उसके बाद स्पाइस 2000 बॉम्ब्स, यानी कि स्पाइस 2000, ये इजराइल ओरिजिन के बॉम्ब्स हैं। इनको मिराज 20 मतलब मिराज 2000 से इसको यूज़ किया गया था। उसके बाद हैमर बॉम्ब्स को यूज़ किया गया था और लिटरिंग म्यूनिशंस को यूज़ किया गया था। कौन कौन से एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए गए थे? राफेल, जिससे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्काल्प मिसाइल्स को यूज़ किया गया था। उसके अलावा सुखोई 30 को और मिराज 2000 यानी कि मिराज 2000 को यहाँ पे यूज़ किया गया था। इससे स्पाइस 2000 बॉम्ब्स को फेंका गया था इसमें, ठीक है। उसके अलावा इसकी कुछ टेक हाइलाइट्स देख लीजिए। इंडिया ने चाइना सप्लाइड जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको जैम कर दिया था, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान यूज़ PL-15 मिसाइल्स, ठीक है। PL-15 मिसाइल्स को और बैरक्टर ड्रोन्स को पाकिस्तान के द्वारा यूज़ किया गया था। पूछा जा सकता है कि बैरक्टर क्या है, मिसाइल है कि ड्रोन है, तो आपको बताना रहेगा कि ड्रोन होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये बता रहा हूँ सारा। अब पोस्ट सिंदूर अपग्रेड्स क्या क्या हमें देखने के लिए मिले थे। सबसे पहले IACCS, यानी कि जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड जो सिस्टम है हमारा, कमांड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको यहाँ पे अपग्रेड किया गया। उसके अलावा आकाश तीर, जो कि आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको भी यहाँ पे अपग्रेड किया गया। और जोस 226 ये एक्सरसाइज को यहाँ पे वैलिडेट किया गया, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए इन सब के बारे में, ठीक। सिंदूर का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है सिंदूर का? सिंदूर वर्मिलन होता है, जो कि मैरिड वुमेन के द्वारा अपने फोरहेड पे लगाया जाता है। हिंदू में ये ट्रेडिशन होता है बेसिकली। तो the name Operation Sindoor was named to honor the 25 widows of पहलगाम victims। जो 25 women को वहाँ पे मारा गया था, उनको एक तरीके से ऑनर करने के लिए इसका नाम सिंदूर रखा गया था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ की फैक्ट्स को जान लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए जो रिसेंट ऐसी कुछ चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन एयरफोर्स से संबंधित। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है, तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह इनका नाम है। इन्होंने ही ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली हमारे न्यू CDS हैज़ बीन अपॉइंटेड। द नेम ऑफ द न्यू CDS इज जनरल NS राजा सुब्रमणी। ये आपको पता होना चाहिए। ही इज़ द 3rd CDS ऑफ इंडिया। ही एज्यूम चार्ज ऑन
31st ऑफ May 2026, ठीक है। और ही फोकस्ड ऑन JAI, ही फोकसेज ऑन JAI। JAI मतलब क्या होता है? जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको पता रहना चाहिए कि हमारे रिसेंटली आर्मी चीफ भी नए अपॉइंट हुए हैं। तो ही इज़ द न्यू आर्मी चीफ दैट वाज अपॉइंटेड ऑन 30th June 2026, जनरल धीरज सेठ। ही इज़ द 31st COAS। COAS स्टैंड्स फॉर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, राइट। तो अभी तक हमारे पास टोटल 31 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स आ चुके हैं और लेटेस्ट कौन है? धीरज सेठ जी हैं, ठीक है। तो ही इज़ द फर्स्ट आर्मर्ड कॉप्स ऑफिसर टू हेड आर्मी सिंस 1997। नेक्स्ट इज नेवी चीफ। तो नेवी चीफ है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। तो ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 31st of May 2026 और ये एक NDA एलमनस रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे पता मतलब नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ठीक। अब इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एयरफोर्स डे को हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स वॉज फाउंडेड। द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज नभः स्पर्शम दीप्तम, मीन्स टच द स्काई विथ ग्लोरी। ये भगवत गीता से लिया गया है, ठीक है, ये श्लोक। उसके अलावा जो फर्स्ट 5 स्टार IAF ऑफिसर थे उनका नाम क्या था? मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। द फर्स्ट 5 स्टार इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर वॉज मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह, राइट। फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल वॉज पद्मावती बंदोपाध्याय, इनका नाम भी आप याद रखेंगे। सचिन तेंदुलकर हैज़ द ऑनररी रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो इनके पास एक ऑनररी रैंक है ग्रुप कैप्टन की इंडियन एयरफोर्स में। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स फैक्ट शीट्स इज द Pitch Black 2026. Pitch Black is the military exercise hosted by the RAAF. RAAF stands for Royal Australian Air Force at Darwin, Tyndall, Burleigh, right, in Australia. तो ये होस्ट किया गया था 20 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त 2026 तक इसको होस्ट किया जाएगा। इसमें 20 मतलब 20 नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। IAF की तरफ से इसमें 4 राफेल्स को डिप्लॉय किया गया, 2 C-17 को डिप्लॉय किया गया एंड उसके अलावा 120+ एयर वॉरियर्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पे राफेल डिप्लॉय किए गए ये फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज में डिप्लॉय किए गए हैं, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राफेल जो है फ्रांस यानी फ्रांस से इनका ओरिजिन है, फ्रांस कंट्री से डसॉल्ट एविएशन इनको मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग। 114 एडिशनल राफेल डील, यही राफेल के बारे में जो है हमारा 114 एडिशनल राफेल डील को यहाँ पे DAC के द्वारा प्रपोजल क्लियर किया गया है फरवरी 2026 में, ठीक है। 3.25 लाख करोड़ का एस्टिमेशन यहाँ पे रखा गया है इसके लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ रैंक्स हैं, वैसे तो मैंने वीडियो में पहले बता रखा है आपको कौन सी रैंक किसकी इक्विवेलेंट होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो इस एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, ठीक है। तो कौन सी हो जाएंगी? सबसे पहले नेवी का कैप्टन, जो नेवी के कैप्टन होते हैं ही इज इक्विवेलेंट टू इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन। नेक्स्ट इज रियर एडमिरल, रियर एडमिरल इज इक्विवेलेंट टू आर्मी मेजर जनरल और एंड कोमोडोर इज इक्वल टू आर्मी ब्रिगेडियर। तो ये आपको इक्विवेलेंट रैंक्स को याद रखना है। वैसे आपको सारे याद होने चाहिए लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ सारे, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट एंड डिफेंस इक्विपमेंट, राइट। सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में, ये रिसेंट वालों की बात मैं कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो हैं ये सारे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका है कुशा LRSAM। कुशा क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि रिसेंटली इसका मेडन टेस्ट हुआ 23 जुलाई 2026 को APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में, उड़ीसा में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ है, तो इट इज़ इन उड़ीसा। तो कुशा LRSAM मतलब लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कुशा है। ये बेसिकली एक एयर डिफेंस सिस्टम भी है हमारे लिए, हमारा मतलब इंडिया के लिए। तो एक लॉन्ग रेंज SAM बोल लीजिए या फिर इसको XRSAM बोल लीजिए, यानी कि एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये भी कुशा LRSAM को ही बोला जाता है। और इट न्यूट्रलाइजेज, ये फाइटर जेट्स और मिसाइल्स और UAVs जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं उनको भी न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट फॉर S-400 पार्ट ऑफ मिशन सुदर्शन चक्र, ये कुशा LRSAM मिशन सुदर्शन चक्र का पार्ट है। मिशन सुदर्शन चक्र क्या है? ये सुदर्शन चक्र मिशन जो है हमारा ये है कि हमें एक एयर डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारा पूरी तरीके से नेशन को शील्ड करेगा। 2035 तक हमें ये पूरा क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसका ही पार्ट है क्या? कुशा LRSAM। तो ये भी इस मिशन के तहत एक एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पे हमारे यहाँ पे इसको डिप्लॉय किया जाएगा अब, ठीक। कमीशन किया गया इसको अभी हाल ही में, इसका मेडन टेस्ट हुआ है, ठीक है। CCS अप्रूव्ड 21,700 करोड़। 2022 में CCS ने 21,700 करोड़ इसके लिए बजट पास किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
ऑपरेशन सिंदूर के वेपन्स हम ऊपर देख चुके हैं, तो यहाँ पे वापस देखने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक सो। ठीक है, ऊपर हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगली कुछ चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मैं बार बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा रिवर के नाम से बना हुआ है, ये नाम रखा गया ब्रह्मोस मिसाइल का। इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है। इट इज़ अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इट हैज़ द रेंज ऑफ 290 to 800 किलोमीटर एंड इट हैज़ रिसेंटली बीन एक्सपोर्टेड टू फिलीपींस। ठीक है, इसको रिसेंटली फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया गया है, इसलिए न्यूज़ में आ गया आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज आकाश NG। आकाश का जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है दैट इज़ आकाश नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। देखो, आकाश अलग है, उसी का नेक्स्ट जनरेशन इज़ आकाश नेक्स्ट जनरेशन, राइट। तो इसकी जो रेंज है इट इज़ ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर। इट इज़ फॉर IAF मीन्स इंडियन एयरफोर्स, राइट। नेक्स्ट इज़ आकाश तीर। आकाश तीर आर्मी का ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है, राइट। तो आपको याद रखना आकाश तीर क्या है, ये इंडियन आर्मी का एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है जो इंटीग्रेट करता है IAF के IACCS के साथ, यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कमांड जो कमांड सर्विस है जो इंडियन एयरफोर्स का, उसके साथ इंटीग्रेट होकर के ये काम करेगा आकाश तीर, आर्मी का ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इज C295। इट इज़ मेड इन इंडिया। तो ये फर्स्ट मेड इन इंडिया C295 वॉज असेंबल्ड एट TASL वडोदरा। ठीक है, जो TASL है वडोदरा में, वहाँ पे इसको अभी हाल ही में असेंबल किया गया था। इसकी मेडन टेस्ट फ्लाइट जून 2026 में हुई थी और AF डिलीवरी इसकी सितंबर 2026 में की जाएगी। नेक्स्ट इसके बारे में फैक्ट है कि इट इज़ फर्स्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बाय इंडियन प्राइवेट सेक्टर। इंडियन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये। ठीक है, जो टाटा का जो प्लांट लगा था अभी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया गया था वडोदरा में, उसमें इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। कंट्री ऑफ ओरिजिन इज स्पेन। स्पेन इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। नेक्स्ट इज डिफेंस एक्सरसाइजेस। कुछ डिफेंस एक्सरसाइजेज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अभी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले पिच ब्लैक, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मतलब टोटल 20 कंट्रीज 20 नेशंस हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और बाकी 18 कंट्रीज हैं इसमें। और डार्विन में इसको वहाँ पर किया जा रहा है। 20 जुलाई से 7 अगस्त तक किया जाएगा। पहली बार इसमें राफेल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। नेक्स्ट इज गरुड़, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ये सारी एयरफोर्स की एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं। तलोन साबिर या कोप इंडिया, ये इंडिया USA के बीच में। सूर्य किरण इंडिया नेपाल एक्सरसाइज जोश 226 IAF प्लस इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है। ठीक है, दो देशों के बीच में नहीं है, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच की एक्सरसाइज है, वेस्टर्न फ्रंट पे की गई। ठीक है, इसमें IACCS और आकाश तीर, वही जो हम ऊपर बात कर रहे थे ना, जो IACCS एयरफोर्स का है और जो आकाश तीर जो इंडियन आर्मी का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके जॉइंटनेस को, इसके इंटीग्रेशन को इसने वैलिडेट किया इस एक्सरसाइज में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज आर्मी एक्सरसाइजेस। वज्र प्रहार जो USA के साथ होती है हमारी, युद्ध अभ्यास अगेन USA के साथ। शक्ति फ्रांस के साथ। दस्तलिक ये उज्बेकिस्तान के साथ। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ और एक्यूवेरिन मालदीव्स के साथ होती है। ठीक, नेवल एक्सरसाइजेस देख लीजिए कुछ। मालाबार जो क्वाड नेशंस के बीच में होती है, इंडिया USA जापान और ऑस्ट्रेलिया। स्लिनेक्स होती है हमारी इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेस देख लीजिए। तस्मान साबिर ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया और USA के बीच में, पैसिफिक ओशियन में। उसके अलावा जो इंद्र है यानी कि इंडिया और रशिया के बीच में होती है, इंद्र मतलब इंडिया रशिया, इनके बीच में होती है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। छोटा सा मैप दिख रहा होगा आपको, इंडिया बीच में, इंडिया फ्रांस के साथ शक्ति और गरुड़, ऑस्ट्रेलिया के साथ पिच ब्लैक और तस्मान साबिर, रशिया के साथ इंद्र, और यहाँ पे उज्बेकिस्तान के साथ यहाँ पे आपकी दस्तलिक, और यहाँ पे नेपाल के साथ सूर्य किरण, और यहाँ पे उज्बेकिस्तान यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट, उसके बाद मालदीव के साथ एक्यूवेरिन, श्रीलंका के साथ लिनेक्स, USA के साथ वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास और कोप इंडिया। इतनी एक्सरसाइजेस होती हैं। ठीक, अगला साइंस एंड टेक या साइंस स्पेस और इसरो के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इसके मिशंस को देख लेते हैं। इसरो के मिशंस कई बार आपसे पूछे जाते हैं। 2023 ऑनवर्ड्स 2026 तक इसके इंपॉर्टेंट मिशंस कौन कौन से हैं, वो सारे हम लोग एक लाइन में देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी मिशन आपसे इसमें पूछा जा सकता है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जिसमें सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी मून पे, यानी कि चांद का साउथ पोल है उसमें सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी, और जिस साइट पे इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी उसका नाम शिव शक्ति रखा गया था। ठीक है, और ऐसा करने वाला कि चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश
पूरे दुनिया में पहला कौन है, भारत ही है, ये यहाँ पे इसका खिताब इसके नाम आया था। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया 4th कंट्री है जो जिसने सॉफ्ट लैंड किया है मून में, लेकिन फर्स्ट कंट्री जिसने साउथ पोल ऑफ द मून लैंड किया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें रोवर प्रज्ञान था और इसका लैंडर का नाम विक्रम है। नेक्स्ट इसके ही कुछ ही दिनों बाद 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 इसको लॉन्च किया गया। आदित्य L1 इंडिया की फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी यानी कि सूर्य को ऑब्जर्व करेगी और इसको L1 हेलो ऑर्बिट में इसको वहाँ पे भेजा गया। जो ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य के चारों तरफ इस तरफ कुछ लैग्रांज पॉइंट हैं, उनमें ही एक है L1। तो L1 में इसको स्थापित किया गया है, वहाँ पे जाकर के सूर्य को ऑब्जर्व करेगा। तो दिस इज इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1। नेक्स्ट इज एक्सपोसेट। एक्सपोसेट स्टैंड्स फॉर एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। 1 जनवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया। ये इंडिया की पहली डेडिकेटेड स्पेस पोलैरीमेट्री मिशन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला 4th नंबर पे इनसेट जो है हमारा, वो इनसेट मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो मीटेरोलॉजिकल सैटेलाइट है, इसको GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया था 17 फरवरी 2024 को। मौसम वगैरह के बारे में जो जानकारी देगी वो है ये इनसेट। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अगला है आपका स्पेड एक्स क्या है आपका, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, 30 दिसंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया था PSLV C60 के द्वारा, और ये इंडिया का पहला स्पेस डॉकिंग सिस्टम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। NVS-02 यानी कि नाविक नेविगेशन सैटेलाइट है NVS-02। इसको 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। नाविक क्या है, हमारा रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, उसके लिए ही ये सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च की गई थी। ऊपर देखो हमने जो इनसेट भेजा था ये GSLV F14 के द्वारा भेजा था, और ये क्या हमारा GSLV F15। अभी नीचे आएगा GSLV F16 ये वाला। ठीक है, GSLV F16 से क्या भेजा हमने, निसार भेजा। निसार नासा इसरो का सिंथेटिक एपर्चर रेडार है। ठीक है, नासा इसरो का जॉइंट वेंचर है एक तरीके से ये। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये डुअल फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है, इसमें L बैंड और S बैंड होते हैं। L बैंड इज़ फ्रॉम नासा, S बैंड इज़ फ्रॉम इसरो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में 743 किलोमीटर की ऑर्बिट में ये वहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, 12 दिन में पूरा ग्लोब स्कैन कर लेता है। अगला है आपका PSLV C62, दिस इज द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 अन्वेषा। ये इसरो का लॉन्च था 2026 में इसको किया गया था। ठीक है, PSLV से इसको लॉन्च किया गया था EOS। अगला आपका 18 जुलाई 2026 विक्रम 1। ये स्काई रूट एरोस्पेस जो कि एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। तो 18 जुलाई 2026 को विक्रम 1 को लॉन्च किया गया था। ये इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। मिशन आगमन के तहत इसको किया गया श्रीहरिकोटा से। ठीक है, इसमें 4 स्टेज इंजन यूज किया जाता है, जिसमें 3 स्टेजेस सॉलिड हैं और एक लिक्विड स्टेज है इसमें। ठीक है, इंजन में। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग। स्काई रूट क्या है, ये इंडिया की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न है, स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट इज गगनयान, जो कि 2026 के लिए प्लान्ड है, अभी 2027 तक जाने की बात चल रही है इसकी। तो ये इंडिया का पहला अनक्रूड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टेस्ट है 2026 में जो किया गया। मतलब 3 टेस्ट किए जाएंगे जो अनक्रूड होंगे, उसके बाद क्रूड मिशन भेजा जाएगा जो गगनयान ओरिजिनल वाला होगा। ठीक है, तो वो 2027 में किया जाएगा ओरिजिनल वाला। इसके लिए 4 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भी लिस्ट कर दिया गया है कि कौन कौन जाएंगे। एक उसमें से है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पोर्ट्स से कुछ देख लेते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें। स्पोर्ट्स में सबसे पहले ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का जो टाइटल है, इसमें इंडिया जीता फर्स्ट एवर वुमेन वर्ल्ड कप टाइटल। ठीक है, इसमें साउथ अफ्रीका को बीट किया उन्होंने 52 रन से, और DY पाटिल स्टेडियम में इसको खेला गया था नवी मुंबई में। कैप्टन कौन है, हरमनप्रीत कौर, और दीप्ति शर्मा ने इसमें 58 रन्स बनाए थे, जिसकी वजह से इनको प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, शेफाली वर्मा ये हाईएस्ट बाय इंडियन ओपनर इन वर्ल्ड कप फाइनल, शेफाली वर्मा। स्मृति मंदाना, इनके टोटल कितने रन बने इसमें टूर्नामेंट में, 434 रन इनके द्वारा इसमें बनाए गए थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज फाइड वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप। फाइट जो है चेस से संबंधित होता है, तो वुमेन चेस वर्ल्ड कप 2025 जिसमें दिव्या देशमुख, जिनकी एज 19 ईयर्स की है, इंडिया की पहली वुमेन चेस वर्ल्ड चैंपियन इसमें बनी थी। कुनेरू हेम्पी को इन्होंने इसमें हराया था, और ये खेला कहाँ गया था, वेन्यू जॉर्जिया में खेला गया था 2 जुलाई 2025 में। ठीक है, अगला इंडियन हॉकी एशिया कप मैन की जो टीम है वो इसमें गोल्ड मेडल जीती। की मिडफील्डर हार्दिक सिंह रहे। ठीक है, इनको खेल रत्न 2025 के लिए रिकमेंड भी किया गया है। अगला हम खेल रत्न ही देख लेते हैं। खेल रत्न 2024 का शूटिंग के लिए मनु भाकर को मिला था, और हरमनप्रीत सिंह को दिया गया हॉकी के लिए। नेक्स्ट खेल रत्न 2025 का हार्दिक सिंह हॉकी के लिए।
ठीक है, सोल रिकमेंडेशन है ये। और अगला जो ये है अवार्ड डिले हो गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की रिवैल्यूएशन की वजह से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इनको रिकमेंड किया गया इसमें। पद्मा अवार्ड्स 2026 का देख लीजिए स्पोर्ट्स में, तो पद्म भूषण जो स्पोर्ट्स से संबंधित प्लेयर हैं, विजय अमृतराज टेनिस के प्लेयर, इनको दिया गया। पद्मश्री यहाँ पे रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया और प्रवीण कुमार, इनको दिया गया। अर्जुन अवार्ड्स दिव्या देशमुख को चेस के लिए, तेजस्विन शंकर को डिकैथलॉन और आरती पाल को योगासन के लिए फर्स्ट टाइम एवर ये अवार्ड दिया गया। आरती पाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 इसको यूएसए के द्वारा होस्ट किया गया, कनाडा और मैक्सिको में। फर्स्ट 3 इसको पहली बार यूएसए, कनाडा, मैक्सिको 3 देशों के द्वारा इसको होस्ट किया गया पहली बार, और इसमें टोटल 48 टीम्स थी इस बार, ठीक है। मनु भाकर जो हिस्टोरिक पेरिस 2024 का ओलंपिक्स था, समर ओलंपिक्स, फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक्स, पहली वुमेन बनी जिन्होंने 2 मेडल जीते सिंगल ओलंपिक पेरिस 2024 में, ठीक है। और इनको ब्रॉन्ज मिला इसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको ब्रॉन्ज मिला था इंडिविजुअल कैटेगरी में, और मिक्स्ड टीम इवेंट में इनको ब्रॉन्ज मिला था यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला कुछ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी, यानी कि ये इंडिया की जीडीपी जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्रोविजनल एस्टिमेट है कि 7.7% से ग्रो करेगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। न्यू बेस ईयर जीडीपी के लिए 2022-23 को रखा गया है अब, ठीक। डिफेंस का बजट याद रख लीजिए 7.85 लाख करोड़ डिफेंस का बजट 2026-27 के लिए हाईएस्ट एवर है ये, ठीक है। इट इज़ 2% ऑफ जीडीपी और 15.19% इंक्रीज है इसमें फाइनेंशियल ईयर 2026 से। 1.78 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है, इतना है, और इट विल बी डबल्ड इन द 5 ईयर्स, ठीक है, ये डबल होगा 5 सालों में, ठीक, ये आपको याद रखना है। हमारा टारगेट है कि 2029 तक हम 3 लाख करोड़ का ये डिफेंस प्रोडक्शन बजट को हम क्रॉस कर जाए। अगला डिफेंस एक्सपोर्ट्स हम लोग 38,000 करोड़ की करेंगे लगभग, एक्सपोर्ट्स इतना का करने का ट्राई हमारा रहेगा। 62.66% जंप यहाँ पे देखने को मिला फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, और टारगेट हमारा 2029 तक 50,000 करोड़ तक लेके जाने का, ठीक। अगला ब्रिक्स इंडिया 2026 को देख लीजिए। इंडिया होल्ड्स ब्रिक्स चेयरमैनशिप 2026 के लिए इंडिया के पास है। थीम बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम है। पीएम मोदी की अप्रोच जो उन्होंने बताया इसमें ह्यूमैनिटी फर्स्ट इस हमारी अप्रोच रहेगी। पीएम मोदी मतलब इंडिया बोल सकते हैं हम लोग। इंडिया टुक ओवर फ्रॉम ब्राज़ील, दिसंबर 2025 में ब्राज़ील से इंडिया ने इस प्रेसिडेंसी को टेक ओवर कर लिया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे G20 2025 होस्टेड बाई साउथ अफ्रीका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार अफ्रीका के किसी देश द्वारा इसको होस्ट किया गया। जोहान्सबर्ग समिट यहाँ पे हुई, ठीक है। तो इंडिया का लाइफ और CDRA लेगेसी को यहाँ पे इको किया गया इस जोहान्सबर्ग समिट में। एनवायरनमेंट से संबंधित है। उसके बाद SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर के द्वारा मीनिंगफुल कोऑपरेशन की बात की गई। इसके हेडक्वार्टर्स आपको बीजिंग में देखने के लिए मिलेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक 38 है, ठीक है। 2019 में जो 66 थी वहाँ से 38 में हम लोग आ चुके हैं, ये बात की गई। न्यूजीलैंड इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया 2026 में, और ये इंडिया पैसिफिक पाइवोट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंशियल ईयर 2027 का प्रोजेक्शन है कि इंडिया की GDP 7.3% से ग्रो करेगी। अब देखते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा। इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारा, उसने बताया कि GDP 7.4% से ग्रो की 2025-26 में, और जिसमें सर्विस सेक्टर हमारे की ड्राइवर के तौर पे रहे थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं हम लोग कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स डिफेंस इकोनॉमी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के बारे में। तो डिफेंस सेल्फ रिलायंस फ्रेमवर्क के तहत कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं। सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत, जिसमें 75% ऑफ मॉडर्नाइजेशन बजट रिजर्व फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जितना भी बजट आएगा उसमें 75% हम लोग रिजर्व करेंगे किसके लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मॉडर्नाइजेशन बजट रिजर्व फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए इसको रिजर्व किया जाएगा इस मॉडर्नाइजेशन बजट को। अगला पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट, इस लिस्ट में कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसको इंपोर्ट के लिए बैन किया गया है ताकि हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ सकें, ठीक है। अगला डैप 2020 और DPM 2025, इन दोनों को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स बोला गया, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है।
अगला है हमारा एक आईडेक्स। आईडेक्स क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए एक प्लेटफॉर्म है, तो ये भी आपको याद रखना है। C295 फॉल वडोदरा में जो TASL है उसके द्वारा जो मतलब जो ये पहली प्राइवेट सेक्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में, इसके द्वारा ये बनाया गया यहाँ पे, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। अगला स्पेस एंड टेक पॉलिसीज़ के बारे में देख लीजिए। इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 इट ओपन सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर। जो इंडिया की स्पेस पॉलिसी है 2023 की, इसने प्राइवेट सेक्टर को आने के लिए इसमें दरवाजे खोले एक तरीके से उनके लिए, और विक्रम 1 को यहाँ पे इनेबल किया गया, जिसके बारे में हमने ऊपर देखा अभी। इन स्पेस क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है इन स्पेस, जो कि बेसिकली जितने प्राइवेट प्लेयर्स अगर स्पेस के सेक्टर में आना चाहते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए इन स्पेस काम करता है, ठीक है। इंडिया AI मिशन एक हमारा चल रहा है जिसमें 10,000 करोड़ का अप्रूवल किया गया है AI मिशन के लिए, और AI कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप्स को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात की गई है इस बजट से, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमारा चल रहा है ऐसे ही, जिसमें हमारा 5 MMT यानी कि मिलियन मीट्रिक टन का टारगेट है कि हम लोग इतना 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन को 2030 तक प्राप्त करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मिशन सुदर्शन चक्र चल रहा है, जिसके बारे में ऊपर मैं बात करी थी, ये वही है यहाँ पे, ठीक है। अगला PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये एक रूफटॉप सोलर स्कीम है जिसका टारगेट है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स तक ये सोलर स्कीम पहुंचनी चाहिए, रूफटॉप सोलर स्कीम। और ये इंडिया की क्लीन एनर्जी जो पुश है उसका भी एक हिस्सा है, ठीक है। UPI वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोला जाता है। इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू मल्टीपल कंट्रीज। इट इज़ द सिंबल ऑफ इंडियाज़ फिनटेक लीडरशिप। विकसित भारत 2047, जिसका लक्ष्य 2022 में रखा गया था कि क्योंकि 2022 में 75 साल हमारी आज़ादी को कंप्लीट हुए थे, अगले 25 सालों में हमें देश को विकसित करना है। उसके लिए जो 25 साल का टाइम है 2022 से लेकर 2047 तक का, उसको अमृतकाल बोला गया, और उस अमृतकाल में मैं जो भी काम करेंगे वो विकसित भारत के लिए करेंगे, ठीक है। उसमें अलग अलग टारगेट्स हम हर साल रखते हैं। तो ये आपका विकसित भारत का लक्ष्य और ये आपका अमृतकाल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है आपका तेजस MK2, ठीक है। तेजस MK2 जो है MK1A से काफ़ी लार्जर है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है। फर्स्ट इसकी जो फ्लाइट टारगेट है, हम लोग 2027 मार्च से लेकर जुलाई के बीच में इसकी फ़्लाइट टारगेट कर रहे हैं, ठीक। आपको ये याद रख लेना है, ठीक। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि इंडियाज़ फर्स्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रहेगा, इसको भी 2028 तक रोल आउट किया जाएगा और इसकी पहली फ़्लाइट 2029 में की जाएगी, और इसके भी 120 एयरक्राफ्ट प्लान्ड है, ये भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद कुशा को हम लोग 2-3 बार देख चुके हैं, तो अब बार बार देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। निसार हम पढ़ चुके हैं, विक्रम हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आ जाइए एनवायरनमेंट में। कोप 30 जो है शेड्यूल्ड इन बेलम ब्राज़ील 2025 के लिए। कोप 30 2025 में ब्राज़ील में हुई थी, बेलम में, ठीक है। यहाँ पे इंडिया के मिशन लाइफ को हाईलाइट किया गया था। और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें हम लोग 5 MMT टारगेट लेकर चल रहे हैं 2030 के लिए। प्रोजेक्ट चीता कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, पता है आपको। इसमें अफ्रीकन चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया 2022-23 में, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के तहत। टाइगर सेंसस 2022 में टोटल टाइगर्स की संख्या 3167 के आसपास आई, ठीक है, जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट संख्या है। और इंडिया होस्ट 75% ऑफ ग्लोबल टाइगर्स। पूरे ग्लोबली जितने भी टाइगर्स हैं उसमें 75% इंडिया के पास है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। यहीं पे मैंने इस तरीके से दिखाया हुआ है इनको, ठीक है। 75% इंडिया के पास है, ठीक है। 75% डोमेस्टिक डिफेंस बजट इंडिया होल्ड रिजर्व करेगा मॉडर्नाइजेशन के लिए, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है यहाँ पे। अगला है आपका कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, फर्स्ट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक। CDS जो रिसेंटली अपॉइंट हुए 3rd नंबर के NS राजा सुब्रमणी, ये आपको याद रख लेना है। आर्मी चीफ हमने देख लिया था ऊपर, नेवी चीफ देख लिया था, IAF चीफ देख लिया था। इसरो के चेयरमैन V नारायणन है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा। DRDO चेयरमैन राजेश कुमार सिंह है, जो करंटली हैं, ठीक है। आगे यहाँ देख लीजिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स। UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस, नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट, IMF के MD कृष्णलीना जॉर्जीवा, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हिस्टोरिक फैक्ट्स या फर्स्ट आप देख लीजिए। पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत। सेकंड अनिल चौहान थे। फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा। फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय। फर्स्ट DG कोस्ट गार्ड ये हैं राजेंद्र सिंह, ठीक।
SCO ऊपर हम देख चुके हैं, क्वाड आपको पता ही है, हमने ऊपर देखा था। शार्क में टोटल 8 मेंबर्स, 8 कंट्रीज़, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशिया की 8 कंट्रीज़। जो अब थोड़ा ढीला पड़ गया है ग्रुप, अब इस पर इतना जोर नहीं दिया जा रहा है, हम लोग ज़्यादा बिम्स्टेक पे जोर दे रहे हैं, ठीक है। और जनरल धीरज सेठ, ये 31st COAS अभी हाल ही में बने हैं, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग नेशनल समिट्स रिपोर्ट्स एंड की इंडिसेस को देख लेते हैं। ब्रिक्स इंडिया 2026 की चेयरमैनशिप, मतलब ब्रिक्स की 2026 की चेयरमैनशिप इंडिया के पास, थीम हम लोग ऊपर देख चुके थे, ठीक है। ये सारा हम बात कर चुके हैं ऊपर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 38, ठीक। और ADB ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए प्रोजेक्शन हमारा 7.3 रखा है, जो कि 6.9% 2026 के लिए रखा था उन्होंने। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया इन टॉप 5 प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में इंडिया टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है। और RBI ने 2027 फाइनेंशियल ईयर के लिए GDP ग्रोथ की प्रोजेक्शन 6.6% रखी हुई है। ये भी आपको डेटा याद रहना चाहिए, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देख लेना आप लोग, आपको PDF मिल जाएगा, ये सारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, PDF में आप पढ़ लेंगे इसको, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लेसेस इन न्यूज़, कुछ प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में आ गए थे, जैसे APJ अब्दुल कलाम, जहाँ पे LRSAM मिसाइल को टेस्ट किया गया था, वहाँ पे उड़ीसा में है ये। श्रीहरिकोटा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, श्रीहरिकोटा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आदमपुर एयरबोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कूनो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। चलो मैं इसको नीचे दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, और ये सारे यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, ठीक है। ये नीचे, ये उड़ीसा में है। SDSC आपका आंध्र प्रदेश में है। आदमपुर एयरबोस जलंधर पंजाब में है। वडोदरा जो गुजरात है, यहाँ पे TASL C295 का फाइनल असेंबली लाइन यहाँ पे है, ठीक है। कुंदनकुलम तमिलनाडु, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। पहलगाम जो टेररिस्ट अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। डार्विन ये ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पे पिच ब्लैक हो रही है। बटूमी जॉर्जिया में है, जहाँ पे फाइट वुमेन चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप दिव्या देशमुख ने जीता था, ठीक है। DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में, ठीक। बेलिन ब्राज़ील, जहाँ पे COP30 हुई थी। उसके अलावा जोहान्सबर्ग ये साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे G20 समिट हुई थी। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, जहाँ पे 17th ब्रिक्स समिट 2025 का हुआ था। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक चोक पॉइंट के लिए, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर ट्रेड। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो काफ़ी चर्चाओं में था, तो इससे स्ट्रेट ऑफ मलक्का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं बुक्स, अवार्ड्स, ऑनर्स और इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। ये भारत रत्न जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, 1954 इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। उसके बाद आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री आता है, ठीक है। पद्म विभूषण इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अनाउंस्ड ऑन 25 जनवरी 2026। इस बार का 25 जनवरी, हर साल को मतलब 25 जनवरी की शाम को ही ये अनाउंस किया जाता है। पद्म भूषण ये टेनिस लेजेंड विजय अमृतराज को दिया गया, और भी बहुत लोगों को दिया गया, स्पोर्ट्स में देखा जाए तो इनको दिया गया। पद्मश्री बहुत लोगों को दिया जाता है, उसमें से स्पोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट आपके रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया, प्रवीण कुमार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड या रत्न किसको दिया गया? ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है, जिसमें 25 लाख रुपए कैश दिया जाता है, ठीक है। तो पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न बोला जाता था, लेकिन 2021 में रीनेम करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नाम रख दिया गया। गैलेंट्री अवार्ड्स सबसे हाईएस्ट परमवीर चक्र वॉर टाइम का, ठीक है, और पीस टाइम का अशोक चक्र होता है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक। साइड में कुछ मोटो लिखे गए हैं, ये आप देख लीजिएगा PDF में। इसको इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी के मोटो हैं यहाँ पे लिखे हुए, आप इसको पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट डेज हैं, IAF डे है, कारगिल दिवस है, इंटरनेशनल योगा डे है, ये सब आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं लास्ट में, और क्या है हमारा, ठीक है। आई थिंक इतना ही रखा हुआ मैंने इस पर, ठीक। यही है सारा, बाकी अभी वही फैक्ट्स जो आपको ऊपर बताए थे मैंने, वही रैपिड फायर तरीके से लिखे गए हैं, आप PDF में इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही था। ये मैंने पहले ही बोला आपको, ये काफ़ी तेज़ी से मैंने बताया इसमें सारा कुछ, क्योंकि ये केवल उनके लिए है जिन्होंने सारी तैयारी अभी तक इम्पोर्टेंट अपना ईमानदारी से करी है। जिसने नहीं करी है उसके लिए वीडियो शायद नहीं था, जिसने करी है उसके लिए लास्ट में ये रिवाइज़ करने के लिए इस वीडियो को देख सकता है कि उसको कम से कम इतने करंट अफेयर्स नहीं छूटने चाहिए यहाँ से, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब इसको ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जहाँ पे मैं अगेन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स या GK के टॉपिक्स लेकर के आऊँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।